हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी के साथ साथ जो आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। और ये सारे ही ग्रामर वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ से हम लोग कुछ ग्रामर के क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में इम्पॉर्टेंट जो आपके प्रीवियस ईयर के पेडागोजी के क्वेश्चन है उनको भी हल करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टोटल हम लोग क्वेश्चन 35 प्लस क्वेश्चन को हल करेंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप लोगों का नेक्स्ट डे में एग्जाम है, यानी जनवरी में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन द्वंद्व समास से पूछा गया है कि द्वंद्व समास है। तो इस ऑप्शन में से आप लोग सही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन है लंबोदर, दूसरा है अंधकूप, तीसरा है नर नारी, फिर है शरणागत। अब इसमें से आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में जा करके अपना आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर आंसर बताऊं तो द्वंद्व समास जो है यहाँ पर नर नारी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर समास पर वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है, यानी जो नगर में रहता है उसको अगर एक शब्द में कहा जाए, एकार्थी शब्द, तो उसे क्या कहेंगे। पहला है शहरी, फिर है नागर, फिर नगर बधू या फिर नौकर। क्या कहेंगे नगर में रहने वाले लोग को? नागर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके जो अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, जो आपका गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है, वहीं से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो अगर संज्ञा से संबंधित वीडियो चाहिए आपको या फिर अच्छे से आप लोगों को आता है तो ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रामर नहीं पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है बताना है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन है शैशव, दूसरा है लोहा, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी और चौथा ऑप्शन है पुस्तक। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जातिवाचक संज्ञा शैशव नहीं है, बाकी आपका सारा ही जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो आपके कारक से, समास से, प्रत्यय से, इत्यादि इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए और निसार खेलता है। देखिए ग्रामर को लेकर आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इसी प्रकार के मैं और भी वीडियो लाऊंगी जिसमें आपके ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। अब कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर वो आपको पहचानना है। देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन दिया है निजवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें से कौन सा सर्वनाम है, वह जो है वो कौन सा सर्वनाम है। तो वह जो है वो निजवाचक सर्वनाम आएगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुरक्त का विलोम शब्द है, तो इसमें से ऑप्शन देखिए, पहला है आरक्त, दूसरा दिया गया है विरक्त, तीसरा है निरक्त और चौथा दिया गया है आसक्त। तो अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल जिन्होंने भी बी ऑप्शन चूज किया है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, विरक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम है, तत्भव और तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पर आपको तत्सम बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। उसके बाद बी ऑप्शन है काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर। फिर है ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू। देन उसके बाद है निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कारी। अब इसमें से आपको तत्भव नहीं तत्सम शब्द बताना है कि कौन कौन सा ग्रुप है जिसमें सारे ही समूह के शब्द जो है वो तत्सम है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। यहाँ पर जो है ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पर दिया गया है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कु उपसर्ग नहीं है, वो कौन सा शब्द है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ए में कुरूप, फिर दिया है कुशल, फिर है कुकर्म, फिर है कुचाल। देखिए आप लोग उपसर्ग कैसे पहचानेंगे। कुशल एक ऑलरेडी शब्द है, ठीक है, तो इसमें कु प्रत्यय नहीं है, लेकिन रूप में कु उपसर्ग लग गया। कुशल में, सॉरी, उपसर्ग की बात हो रही है। कुशल एक शब्द है, इसीलिए इसमें नहीं लगा है, आपका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन देखिए उपसर्ग कैसे आप पहचानेंगे। रूप है एक शब्द, उसमें कु यहाँ पर उपसर्ग लग गया। इसके बाद कर्म जो है वो एक शब्द है, उसमें कु उपसर्ग लग गया। चाल एक शब्द है, उसमें कु उपसर्ग लगा। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि कौन सा शब्द है और किस में इसमें उपसर्ग लगा है। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आप लोग और भी कर लेंगे तो उपसर्ग से संबंधित आपके प्रश्न बिल्कुल सही होंगे, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कुशल में जो है वो कु उपसर्ग नहीं है, कुशल एक ऑलरेडी शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, यानी इन प्रत्यय है, इसका प्रयोग किस शब्द में हुआ है। पहला है पुजारिन, फिर है कठिन, उसके बाद है चिन्ह, फिर है मीन। देखिए हुआ है पूछा है यहाँ पर, यानी यस में आपको आंसर बताना है। तो देखिए पुजारिन में, पूजा में आपका इन प्रत्यय लगा है, ठीक है, तो पुजारिन हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर कठिन एक शब्द है, चिन्ह एक शब्द है, मीन एक शब्द है, तो यहाँ पर पुजारिन में जो है वो आपका इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। देखिए ये एक आपका डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। अभी इसमें से किसका है, तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला देखिए कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, या फिर अवयवी भाव समास, उसके बाद द्विगु समास। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बिल्कुल, जिसका पहला पद याद रखेंगे संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए, किसी समूह का बोध कराए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास के बारे में पता चल गया आपको। द्विगु समास का जो है आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं कॉपी में नोट बना करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है तृष्णा, फिर है तिरिष्णा, फिर तृष्णा, फिर तृष्णा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द सही है और बाकी के शब्दों में मात्राएं गलत लगी है, तो आपको यहाँ पर सही शब्द का पहचान करना है। तो बिल्कुल डी जो है सही है, बाकी ये सारे ही जो लिखे हुए हैं वो गलत है, ठीक है। तृष्णा कैसे लिखा जाता है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कवित्री, फिर है कवि, फिर है कवियत्री, या फिर कवियत्री। क्या होगा, देखिए शब्द ऐसे दिए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो, लेकिन अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर रखा है तो ये बिल्कुल सही कर पाएंगे। देखिए कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो कवियत्री होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त है कहलाते हैं। यानी संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में एज इट इज, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उसका प्रयोग किया जाता है हिंदी में। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, फिर है तत्भव, फिर उसके बाद दिया है तत्सम, और उसके बाद है देशज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर, बिल्कुल तत्सम जो है वो बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाते हैं, जो हमने तत्सम से संबंधित क्वेश्चन ऊपर किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो, देखिए यहाँ पर भी आपके समास का डेफिनेशन आ गया। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, प्रधान समास कहते हैं, या फिर तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है उज्ज्वल,
फिर इसी तरह से सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जहाँ पर जो शुद्ध रूप है वो है आपका यहाँ पर क्या, डी ऑप्शन उज्ज्वल। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 16, विद्यालय शब्द में है, यहाँ पर आपको बताना है विद्यालय शब्द में कौन सा संधि या विसर्ग मतलब कौन सा संधि है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन संधि, फिर है विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय में कौन सा संधि है, विद्यालय शब्द में कौन सा संधि है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, स्वर संधि है। ठीक है, संधि से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके। नेक्स्ट देखिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प जमा वन, पव जमा अन, फिर पो जमा अन, फिर पव जमा न। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आपको क्या होगा, पवन का पो जमा अन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में वचन होते हैं, यानी हिंदी में कितने वचन होते हैं। पहला है एक वचन, फिर है दो वचन, तीन वचन या अनगिनत। तो देखिए हिंदी में हम दो वचन यूज करते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से आपके कितने हो गए, जैसे एक वचन बोलते हैं ना हम लोग, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, बहुवचन बोलते हैं तो दो हुए इस हिसाब से, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का बहुवचन यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आगरे, आगरों, आगरे या बहुवचन नहीं होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा। तो आगरा का कोई बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या पदबंध। तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल यहाँ पर अविकारी शब्द यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, फिर है अव्ययी भाव समास, फिर है द्विगुणी समास, फिर है तत्पुरुष समास। देखिए समास से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने समास के प्रश्न ज़्यादा लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संधि से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रतिदिन में कौन सा समास है, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा कि बी ऑप्शन यानी अव्ययी भाव समास जो है वो प्रतिदिन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्य शब्द का तत्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तत्भव रूप बताइए। ये आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर में जो आपके अनसीन पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से लिए गए हैं। पहला है सेवा, फिर है कारज, फिर है काज, फिर काम। देखिए कार्य का तत्भव बताना है, शुद्ध रूप। शुद्ध रूप जो होता है संस्कृत शब्द, यहाँ पर आपका तत्भव रूप बताना है। तो यहाँ पर काज यानी यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, विचार में इक प्रत्यय। प्रत्यय से प्रश्न आपके दोनों दिन लगातार पूछे गए हैं। शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, विचार में इक लगाकर, इक प्रत्यय लगाकर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वैचारिक, फिर है विचारिक, फिर विचारिक, फिर वैचारिक। कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर जो सही होगा, तो देखिए बिल्कुल वैचारिक होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं और 100% रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। एक बात और, जो आपके सीबीटी मोड के क्वेश्चन है ना, सीबीटी यानी जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे पिछली बार, उसके क्वेश्चन के साथ साथ आपके प्रीवियस जो उससे पहले बाद के क्वेश्चन, मतलब उससे पहले के जो क्वेश्चन है, यानी आपके 2019 के यहाँ पर, उसके बाद 18 के, 16 के, इस तरह के, देखिए कोई भी कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। वही क्वेश्चन जो है आपके सीबीटी मोड में भी पूछे गए हैं और कुछ ऑप्शन को हेर फेर कर दिया जा रहा है। उसके लिए आप परेशान मत होइए, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप कैसे भी ऑप्शन दे आप सही करके आएंगे। तो क्वेश्चन आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी ऑफलाइन वाले क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग जो आपके प्रश्न हैं पेडागोजी के उसे सॉल्व करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखिए यहाँ पर 24 क्वेश्चन फटाफट से करेंगे हम लोग।
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। यानी जो उपचार करते हैं, यानी बच्चे के साथ अगर कोई परेशानी है शिक्षण से संबंधित, तो उसका जो उपचार करते हैं हम, उसमें सफलता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, समस्या के कारणों को सही पहचान करने पर। ठीक है, जब भी बात आएगी उपचारात्मक की, तो आप समस्या को जानेंगे। ठीक है, समस्या की पहचान करेंगे सबसे पहले, तो उस पर जो है सफलता निर्भर करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक यहाँ पर क्या है? पहला ऑप्शन एकमात्र संसाधन है, फिर बी साध्य है, फिर साधन है, या फिर अनावश्यक है। अब भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है वो साधन है। ठीक है, साधन है, क्योंकि इसके अलावा भी हम और बाहरी तौर पर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही नहीं करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक यहाँ पर एक साधन है शिक्षा ग्रहण करने का, कुछ सीखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए, पहला ऑप्शन है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, फिर है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, फिर है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, फिर है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की जो संरचना है उसमें अंतर होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके कहानी से प्रश्न पूछे गए थे। कहानी सुनाने से क्या होता है? बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, या फिर बच्चे अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की जो कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति है उसका विकास होता है। अब बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की जो संभावना है वो बढ़ा देती है। बिल्कुल डी, जो कहानी सुनाया जाता है बच्चों को, वो इसलिए कि ताकि बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, वो चिंतन शक्ति है, उसका विकास हो। ठीक है, तो इस तरह से जब आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो वो एक इमेजिन करने लगते हैं। जैसे परी की कहानी सुनाएंगे तो परी, पंख इत्यादि, वो पूरा उसको मतलब कल्पना में चला जाता है। तो उसी कल्पना शक्ति को बढ़ाना, फिर वो सोचने लगता है उसमें। तो इस तरह से यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौशल से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाएंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, फिर है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो देखिए, लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए आप कौन सी विधि बेहतर, मतलब कौन सी विधि अपनाएंगे या फिर कौन सी विधि बेहतर होगी? श्रुत लेख लिखवा देंगे, उससे को बेहतर लेखन कौशल उसका नहीं होगा। पाठ आधारित आप प्रश्न के उत्तर लिखवा देंगे, ये भी गलत है। सुंदर लेख लिखवा देंगे, ये भी गलत है। भाई, जब आप उसे अपने अनुभवों को कहेंगे लिखने के लिए, तो वो लेखन कौशल का मूल्यांकन करने का जो है सबसे बेहतर तरीका होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? यानी जब बोलते हैं तो उस बोलने के कौशल में महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, उसके बाद है आलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर मधुर वाणी। देखिए, आप खुद यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए और जो सकारात्मक लगे यही चीज़ आपको क्या करना है, पेपर में भी अप्लाई करना है कि आप यहाँ पर कौन से ऑप्शन को सही करेंगे। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण हो, आप जो भी बोल रहे हो वो स्पष्ट हो और शुद्ध उच्चारण के साथ हो, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या फिर भाषा संसाधनों का अभाव है, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ी कठिनाई क्या हो सकती है? तो यहाँ पर देखिए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना बहुत ही यहाँ पर क्या हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक क्लास में कई क्षेत्र के बच्चे आते हैं और कई भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर उसमें क्या करना होगा, बिल्कुल यहाँ पर
उचित रणनीति तय करना होगा, ठीक है। तो वो एक चुनौतीपूर्ण होता है एक शिक्षक के लिए, भाषा शिक्षक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, मतलब विपरीत है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। उसके बाद भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो सिद्धांतों के प्रतिकूल आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। पहला ऑप्शन पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझना। उसके बाद है बच्चों को व्याकरण सिखाएंगे आप, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे, या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। देखिए जब भी अवसर आ जाएगा ना, खोजबीन आ जाएगा, ये ऑप्शन आपको बाकी चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप बच्चों को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर देंगे, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, नहीं पूछा है, देख रहे हैं, नेगेटिव आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, अब देखिए कंठस्थ यानी याद करना, ये सब टैग वर्ड है। कंठस्थ की बात आएगी वही नेगेटिव है, वो सबसे नेगेटिव है, ठीक है। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रभावी प्रयोग कराना, यहाँ पर तो नहीं पूछा था, इसीलिए कंठस्थ, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, ये जो है वो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो पहला ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। उसके बाद है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, या फिर गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो क्या होगा आंसर, देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, गृह कार्य जो बच्चों को हम होमवर्क देते हैं तो वहाँ पर वो क्यों दिया जाता है, बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ठीक है। जो उसकी क्षमता है कोई चीज़ सीखने की, जो उसका लेवल है सीखने का, उसके अनुसार ही उसे होमवर्क मिलना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सुनना बोलना, फिर है बोलना लिखना, फिर है पढ़ना लिखना, और फिर है सुनना और पढ़ना। क्या होगा यहाँ पर आंसर, देखिए बोलना और लिखना, बोलना यानी जो पढ़ा रहा होता है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर मैं लिख भी रही हूँ, ठीक है, कुछ लिख भी रही हूँ, तो यहाँ पर अभिव्यक्त कर रही हूँ। अभिव्यक्त से आप समझ लीजिए, अभिव्यक्त कब करते हैं, हम बोल कर करते हैं, लिख कर करते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो भाषा कौशल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो देखिए बोलना और लिखना जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल में आता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य है, नहीं है, ये सब सारे जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उसको याद रखना है, ठीक है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। देखिए यहाँ पर आपको असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका कौन सा, सी दिया गया है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। भाई विरोधाभास अगर हुआ तो भाषा सीखने में सहायक कैसे होगा, सहायक नहीं होगा वो, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे भाषा
यहाँ पर आपसे असत्य पूछा था कि ठीक है, भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा था, असत्य पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, या फिर बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं? केवल आ गया, देख रहे हैं, केवल 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 आ रहा है बार बार। उसके बाद भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है और भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पर भाषा के चारों जो कौशल है ना वो परस्पर अंतर संबंधित है। कभी आपके ऑप्शन में आ जाएगा कि स्वतंत्र है, नहीं, स्वतंत्र नहीं है, वो परस्पर संबंधित है। ठीक है, और जब भी केवल दिखे ना किसी भी ऑप्शन में वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है, जो पाठ में चित्र दिए गए होते हैं उसका क्या उद्देश्य है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या फिर चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है? क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? अगर बात करें 38 का तो क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी होगा कि चित्र अमूर्त, यानी जिसे वो देख नहीं सकते, यानी कल्पना संकल्पना अमूर्त जो कंसेप्ट है उसको समझने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है, जैसे चित्र में जंगल का यहाँ चित्र दिया होता है तो जंगल से याद आ जाता है कि वहाँ पर बाघ होगा, शेर होगा, जेब्रा होगा इत्यादि, हाथी होगा या बंदर होगा, ये सब चीज़ें अपने आप जो उसका कंसेप्ट है वो समझ में आने लगता है। तो इसीलिए जो चित्र है वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।